हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम राज्य दर्शन पढ़ाए थे और राज्य दर्शन में असम की बात किए थे। आज जो बात होगी वह केरल राज्य की होगी, क्योंकि केरल राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए केरल राज्य को मैंने उठाया है। तो आइए आज केरल की बात करेंगे। क्योंकि ये राज्य दर्शन जो मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ये आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे नॉलेज, क्योंकि आप जानते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इन सारे राज्यों का राज्य दर्शन आप पढ़ लेते हैं तो आपके स्टैटिक जीके बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें और इसको अच्छे से स्टडी करें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले केरल की। तो केरल का जो निर्माण है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण हुआ है। तो हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखने इसका निर्माण कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956। अब बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अभी चुनाव हुआ था, आप जानते हैं, तो जो लेफ्ट पार्टी है उसी से हैं पिनाराई विजयन, तो इनको भी आप याद रखें। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप डी वगैरह के भी एग्जाम होते हैं तो उसमें ये सब भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इसको रखना पड़ा है। तो गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ तक की बात कर लिया, ये सब बातें बाद में आपसे करूँगा। पहले बात करते हैं केरल के क्षेत्रफल का। तो केरल का क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर, या इसे वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं या किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि केरल का जो क्षेत्रफल है वह 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आइए नीचे बात करते हैं राजधानी की। तो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। क्या? तिरुअनंतपुरम। अब बात करते हैं आगे लिंगानुपात। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है, आप देखेंगे, जहाँ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का मतलब सबसे अच्छा है। कितना है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। तो वहाँ जो लिंगानुपात है, यानी 1000 लड़कों पर जो लड़कियां हैं वो 1084 हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके कि यहाँ जो है जो लड़कियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है लड़कों के कंपेयर में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो आप जानते हैं हरियाणा राज्य है, जो कि वहाँ का लिंगानुपात कम है। लेकिन केरल का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत साक्षर राज्य है। तो आप जानते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो समझदार हैं, उसी हिसाब से अपना आप आंकड़ा लगा सकते हैं। उसी तरह साक्षरता की बात करेंगे तो 94%, वैसे देखेंगे तो इसका 93.96 है, लेकिन नियर अबाउट में 94% साक्षरता दर है। इसको भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं जिले की। तो टोटल जिले कितने हैं केरल राज्य में? 14 जिले हैं। कितने? 14 जिलों का संख्या भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। उसी तरह भाषा मैंने बताया था, जब मैं पढ़ाया था क्लासिकल लैंग्वेज, तो उसमें मैंने बताया था कन्नड़ कर्नाटक की है। फिर इसके बाद नीचे आया था मलयालम, मैंने बताया था कि मलयालम जो है ये केरल की है। फिर नीचे आएंगे आप देखेंगे तो तमिल जो है तमिलनाडु की है। और फिर ऊपर उड़ीसा का उड़िया था, आंध्र प्रदेश का तेलुगु था, और उसी तरह से संस्कृत एक था। इस तरह से मैं आपको बताया था टोटल क्लासिकल लैंग्वेज। तो उसी तरह यहाँ की भाषा, यानी केरल की जो भाषा है, मुख्य भाषा, वो मलयालम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी तरह विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में देखेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदनी है। विधान जो है अगर आप देखेंगे तो 2 सदनी है, लेकिन यहाँ पे एक ही सदनी। एक ही सदनी, 2 सदनी का मतलब क्या है? देखिए, जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है तो हम 2 सदनी बोल देते हैं। लेकिन कहीं का जनरली ज्यादातर राज्यों में आप देखेंगे तो एक ही सदनी है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। और जब विधान परिषद भी हो जाए तो उसे 2 सदनी बोल देते हैं। तो मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था कि मात्र 6 ऐसे राज्य इस समय बचे हैं प्रेजेंट में जहां पे 2 सदनी विधानमंडल है। आप देखेंगे तो कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है,
और इसके बाद आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, बिहार और एक आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदनी, यानी कहने का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन यहाँ एक ही सदनी यानी विधानसभा ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं केरल में। ठीक, अब विधानसभा सीट की बात करते हैं तो ये भी आप याद रखें, हालांकि ये उतना नहीं पूछा जाता, लोकसभा और राज्यसभा का आपको याद रखना है। वैसे विधानसभा सीट 141 और लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। ये याद रख लेने हैं इसको, क्योंकि ये लोकसभा सीट ना आप जो 20 है ना ये पूछा जा चुका है, और राज्यसभा सीट भी पूछा जाता है 9। वैसे सबसे ज़्यादा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, आप लोकसभा का देखेंगे तो 80 है, और वैसे देखेंगे तो 31 है। पर आपको वहाँ अभी अभी केरल की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ केरल का याद रखने हैं। कितने, तो लोकसभा सीट 20 और इसके बाद राज्यसभा सीट 9। ठीक है दोस्तों, अब आइए राजकीय पशु की बात करते हैं। तो यहाँ हाथी है, और हाथी के लिए वहाँ का पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत प्रसिद्ध है। हाथी संरक्षण के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए आपको याद रखना है कि वहाँ का राजकीय पशु भी क्या है, हाथी है। अगर राजकीय फूल की बात करें तो कनिकोन्ना है, ये याद न भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी चीज़ें अगर डिटेल रहता है तो अच्छा लगता है, इसलिए कनिकोन्ना आप याद रखें। और राजकीय पेड़ की बात करें तो नारियल है, नारियल बड़े मात्रा में होता है वहाँ केरल में, आप जानते हैं, तो वो भी याद रख सकते हैं। आइए अब राजकीय पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रेट हॉर्न बिल है। ये याद रहे या न रहे, लेकिन एक त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में, हॉर्न बिल त्यौहार, वो याद होना चाहिए कि हॉर्न बिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, वो नागालैंड में है। लेकिन ये जो है ग्रेट हॉर्न बिल पक्षी है वहाँ की, कहाँ की, केरल की। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं जिससे पेपर में खूब बनते हैं। आप अब प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं, कहाँ, केरल के जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उनकी बात होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। दोस्तों आप जानते हैं जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये दूध के क्षेत्र में यानी मिल्क के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के लिए। तो अमूल का दूध पीते हैं आप, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क लिमिटेड है, तो इनके द्वारा ही सबसे पहला उसका जो यूनिट था स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इनका जन्म 1921 में कोझिकोड यानी केरल के कोझिकोड जिले में जो है हुआ था, और इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बनता है, पहले ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। फिर बन सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे दूध से। किससे, दूध से। और अगर पूछे कि जो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वह किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे केरल के, और जन्म 1921। आप पूरा याद रखना चाहें तो 19 नवंबर 1921। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसी तरह इंजीनियर श्रीधरन, ये आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियर रहे हैं श्रीधरन साहब, और ये अभी चर्चा में भी थे, बीजेपी में जो बीजेपी पार्टी उसमें शामिल भी हुए थे। तो आप देखेंगे कि जो इंजीनियर श्रीधरन है, इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनको आप देखेंगे तो पद्म श्री, पद्म विभूषण ये अवार्ड मिल चुके हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंजीनियर श्रीधरन। और ये 1995 से 2012 तक आप देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, इसलिए इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता इंजीनियर श्रीधरन को। आप इनको ध्यान रखें। तो पूछे ऐसे क्वेश्चन बना है, देखेंगे आप प्रीवियस ईयर में तो बन चुका है क्वेश्चन कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे इंजीनियर श्रीधरन को। इंजीनियर न भी बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रीधरन तो याद रहना चाहिए, ये तो उपाधि है उनकी, तो कोई बात नहीं। आगे आइए, अब बात करते हैं दोस्तों संविधान के रक्षक के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका। केशवानंद भारती केस आप सुने होंगे, 24 अप्रैल 1973 का। दोस्तों ये केस बहुत ही बड़ी केस मानी जाती है, और आप देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा आप कहेंगे बेंच जो है बैठा था, टोटल 13 जजों का बेंच, जिसमें से जो डिसीजन था वह 6-7 से था, यानी 7 लोग पक्ष में
और 6 लोग विपक्ष में। एक तरह से यानी जीत जो हुई थी वो 7 लोगों की वजह से हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा केस था जो केशवानंद भारती केस। आप देखेंगे तो केरल के रहने वाले यानी ये मठाधीश हैं, यानी एक तरह से मठ में रहते थे, साधु संत थे, और इन्होंने ये जो केस है केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, इससे बहुत कुछ साबित हुआ कि एक तो सबसे पहले बात हुई कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता मूल ढांचे में। और दूसरी बात कि ये केस जो थी वह सिद्ध कर दी कि अगर भारत में कुछ सर्वोच्च है तो हमारा संविधान है। और दोस्तों, और ये केस ये भी सिद्ध कर दी कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये बातें केशवानंद भारती केस से है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं अन्ना चांडी जी का। इनके बारे में आपको याद रखना है, पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। आप जानते हैं हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, तो हाई कोर्ट का पहली महिला न्यायाधीश, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हिमाचल प्रदेश की हैं लीला सेठ, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कहे तब किनका नाम आएगा? लीला सेठ का, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। लेकिन खाली इतना आ जाए कि महिला पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की, तो आप कहेंगे अन्ना चांडी जी, ठीक है। उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो फातिमा बीबी जी हैं पहली महिला न्यायाधीश। पहली महिला, देखिए मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली महिला न्यायाधीश की मैं बात कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक कोई बना ही नहीं। इसलिए आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन? तो फातिमा बीबी, जो कि 1989 में ये बनी थी। तो ये आपको याद रखना कि कंफ्यूज नहीं होने हैं। अन्ना चांडी क्या है? तो हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश हैं। और हम फिर लीला सेठ की बात किए तो ये हाई कोर्ट की हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तब फातिमा बीबी जी का बात आता है। तो इसलिए आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। दोस्तों, जो केरल है, केरल में आप देखेंगे तो जो पश्चिमी घाट है वो नीचे केरल वाला जो इलाका है जिसको हम कहते हैं मालाबार तट, क्या कहते हैं? मालाबार तट। उसी तट पर एक विद्रोह हुआ था मोपला जनजाति के द्वारा, इसलिए वो विद्रोह आ चुका है पेपर में। कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। किस तट पर हुआ था? तो आप कहेंगे मालाबार तट पर। इस बात को आपको याद रखने हैं। और आप देखेंगे जो कोचीन है उसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि कोचीन को ऐसे क्वेश्चन बना है कि अरब सागर के रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे कोचीन को। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपको याद रखने, क्योंकि ये जितने बताए मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए इनको छोड़ने नहीं है। अब आइए बात करते हैं आगे मंदिर की। तो यहाँ पे 2 मंदिर आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर करके है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आप देखेंगे तो इस मंदिर में भगवान विष्णु का लेटी हुई प्रतिमा है, तो आप याद रख सकते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर का क्या खासियत है दोस्तों, आपको बताएं। यहाँ पे देखेंगे तो जो सबरीमाला मंदिर है इसका निर्माण राजा राजशेखरा पर्सन है एक, उनका नाम है ये राजा राजशेखरा, इनके द्वारा करवाया गया। भगवान अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा इन्हें कहते हैं। अयप्पन लिखा है लेकिन आप अयप्पा याद रखें, ज़्यादातर जगह अयप्पा ही मिलता है। तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित ये सबरीमाला मंदिर है। और ये लॉर्ड अयप्पा जो थे इन्हें कहा जाता है कि यह एक ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए इस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो पूछता है कि कौन सा मंदिर है केरल का जिसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो आप कहेंगे कि वह सबरीमाला मंदिर है। किस भगवान को समर्पित है? तो आप कहेंगे लॉर्ड अयप्पा को। ठीक है, यह कैसे थे? एक ब्रह्मचारी थे, इसी वजह से यह माना जाता है कि महिलाओं का जो प्रवेश है वह वर्जित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे राजा राजशेखरा द्वारा।
दोस्तों आप देखेंगे तो इसका एक और खासियत है, ये जो मंदिर है ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप सुने होंगे, उसी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। इसलिए ये भी पूछा है कि वह कौन सा केरल का मंदिर है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो आप कहेंगे सबरीमाला मंदिर। ठीक है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। और इसी मंदिर में एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है मकर बिलक्कू। कौन सा त्योहार? मकर बिलक्कू त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सबरीमाला मंदिर में। किस भगवान को समर्पित है? तो कहेंगे लॉर्ड अयप्पा को। ठीक है, ये सारी बातें आपको एकदम रट जाना चाहिए। दोस्तों आप केरल को देखेंगे तो केरल राज्य को भगवान का घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ देखेंगे तो लगभग सभी जो धर्म हैं, सभी धर्मों का यहाँ पे जो एक तरह से मंदिर है, मतलब पूजा स्थल है। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो केरल है वह भगवान का घर यानी गॉड ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गॉड ओन कंट्री के नाम से। इसको आप याद रखें। अब आगे आइए तो दोस्तों यहाँ पे एक पूजा स्थल है यहूदियों का। यहूदी धर्म आप जानते हैं, इस समय तो हर कोई जानता होगा क्योंकि जेरूसलम का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आप ध्यान रखें इसको कि यहूदियों का पूजा स्थल जो है वह उसका नाम क्या है। जैसे हम कहते हैं, हम अपने पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? मंदिर। अगर कोई मुसलमान भाई है तो वो कहता है मस्जिद। उसी तरह से इनके पूजा स्थल को सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है ये क्वेश्चन कि यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सिनेगॉग। ठीक है, आइए अब नीचे बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो पेरियार नेशनल पार्क यहाँ का हाथी संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको याद रखने हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे आइए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे ये भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखने हैं। और एक इराविकुलम जो कि नीलगिरी ताहर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? तो इराविकुलम राष्ट्रीय, आप देखेंगे तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, देखिए नेशनल पार्क इंग्लिश में है, राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होने हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तो आप कहेंगे कि नीलगिरी ताहर के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है? तो ये केरल में है। तो कौन कौन सा? पेरियार, साइलेंट वैली और इराविकुलम। ठीक, अब आगे आइए बांध की बात करते हैं। तो बांध से भी क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज को। कौन कौन सा है? तो एक तो है इडुक्की, ये आ चुका है। और किस नदी पर है? तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। ठीक, दूसरा मुल्ला पेरियार। आप देखेंगे तो मैं नदी नहीं लिखा क्योंकि पेरियार नदी पर ही मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है, इसीलिए इसका मैंने नाम नहीं लिखा। दोस्तों एक मूवी भी बन चुकी है इस पे, आप देखेंगे तो डैम 999 के नाम से। क्योंकि ये 999 साल का पूरा हो गया है ये मुल्ला पेरियार डैम, इसलिए ये 999 वर्ष मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको ये सब नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इतना ही याद रखने हैं कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो आप कहेंगे केरल में है। और एक है पराम्बिकुलम। कौन सा? पराम्बिकुलम जो है डैम, ये भी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि केरल में। तो तीन हो गया, इडुक्की, मुल्ला पेरियार और पराम्बिकुलम। ठीक है, तो डैम याद हो गया और नेशनल पार्क, ये सारी चीजें याद रखने हैं दोस्तों। अभी तो मैं देखिए नेशनल पार्क पढ़ाया था तो ये सारी चीजें बताया था, लेकिन जब दोबारा आप पढ़ते हैं 2 बार 3 बार 4 बार तो चीजें एकदम आपके माइंड में हमेशा के लिए इनकलकेट हो जाती हैं और फिर आपको टेंशन नहीं रहता। पेपर में फिर बैठेंगे तो अच्छा खासा नंबर आप उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पहाड़ी की। तो यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे आप अन्नामलाई की पहाड़ी देखेंगे तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है आप देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट पूछता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुडी। और ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। उसी तरह नीलगिरी आप देखेंगे, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पे आके मिलता है उसे हम कह देते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। और जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सा? डोडा बेटा। तो इसे भी याद रखने हैं कि डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आप कहेंगे कि नीलगिरी पर्वत की, ठीक है, या पहाड़ी की। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक है कार्डम की पहाड़ी। कार्डम की पहाड़ी जो है
इलायची की पहाड़ी भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये इलायची के लिए बहुत ही प्रमुख है, इसलिए जो है इसे कार्डमम या इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये आप देखेंगे तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी है ये। अच्छा, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, इसलिए यह भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहाड़ी में हो गई। अब आइए दर्रा की बात करते हैं दोस्तों। इसका दर्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पाल घाट दर्रा आप देख रहे हैं, जिसको हम पलक्कड़ भी कहते हैं, पलक्कड़ दर्रा कह लीजिए या पाल घाट दर्रा कह लीजिए, इसका क्यों महत्व है? क्योंकि केरल से जब कोई तमिलनाडु जाता है तो उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है पाल घाट दर्रा। यहाँ से आप देखेंगे तो ट्रेन का जो है कि पटरी भी बनी हुई है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कौन? पाल घाट दर्रा। और आप एक जो है सेनकोट्टा है, सेनकोट्टा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है सेनकोट्टा भी एक दर्रा है जो कि केरल में ही है। तो केरल के दो हो गए, पाल घाट और सेनकोट्टा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम इसको इतनी बार पढ़ दीजिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं झील की। शायद आपको दिख रहा होगा दोस्त, इधर आप लोग ध्यान दें। झील की बात करते हैं तो वेम्बनाड झील है, जो कि भारत की, मैंने जब झील पढ़ाया था आपको बताया था सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आप कहेंगे वेम्बनाड झील है। ठीक है, वेम्बनाड जो कि सबसे लंबी है। कितनी लंबाई है? 16 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और दूसरी जो झील है वो अष्टमुडी है। अष्टमुडी इसलिए नाम पड़ा है, इसके 8 कॉर्नर हैं, इसलिए इसका नाम अष्टमुडी है। तो इतना नहीं ध्यान रखने, सिर्फ आपको याद रखने हैं अष्टमुडी और वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित हैं, तो आप कहेंगे केरल में। भारत की सबसे लंबी कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है। ठीक, अब आइए, अच्छा दोस्तों, ये पॉइंट मैंने स्टार बना के जो लिखे हैं, ये पेपर में एक बार आ चुका था। किस पेपर में इतना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आ चुका है कि केरल के जो झील हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कयाल। क्योंकि कई पेपर होते हैं तो कई पेपरों से मिलाना पड़ता है, तो इतना नहीं याद आता कि नहीं इस पेपर में पूछा गया या इस पेपर में, लेकिन इतना जरूर है कि प्रीवियस ईयर है, इसलिए केरल के झील को कयाल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। अब आइए लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य भी यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो लोक नृत्य में कथकली की बात करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं बताया था कि शास्त्रीय नृत्य कितनी, असम में सारी शास्त्रीय नृत्य एक जगह मैंने लिखवा दिया था आपको, जिसको हम क्लासिकल डांस कहते हैं। सारे क्लासिकल डांस भी लिखवाए थे और क्लासिकल लैंग्वेज भी लिखवाए थे, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे भी आप याद रखें। तो यहाँ कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, और दूसरा मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। तो दो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कथकली और मोहिनी अट्टम, जो कि नृत्य यानी कहेंगे क्लासिकल डांस कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे केरल के हैं। और बात करें वैसे लोक नृत्य का, तो देखिए ओट्टम है, थुलाल है, और इसके बाद एक काली अट्टम है। तो आप याद, क्योंकि देखिए केरल राज्य वगैरह जो हैं यहाँ की भाषाएं अलग है, इसलिए नाम भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कौन कौन सा? काली अट्टम, थुलाल और ओट्टम, ये तीनों जो है लोक नृत्य हैं। लेकिन अगर क्लासिकल डांस कहे तो कथकली और मोहिनी अट्टम, इस बात को याद रखें। ये सारे के सारे लोक नृत्य जितने हैं ये सब के सब केरल के हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्योहार की। दोस्तों ये त्योहार, इसका आपको एकदम याद रख लेने हैं, ओणम। ओणम जो है, जब फसल कटाई, फसल बहुत अच्छी हो जाती है केरल में, जब फसल अच्छी हो जाती है तो उस खुशहाली में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। अब आगे आए तो नौका दौड़ की बात करते हैं दोस्तों। ये जो नौका दौड़ आप देख रहे हैं, ये नेहरू ट्रॉफी, मैंने यहाँ लिख रखा है, पूरा नाम इसका नहीं, इसका पूरा नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, यानी नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के नाम से इसी नौका दौड़ को जाना जाता है, वहां पे मनाया जाता है। तो आप पूरा नाम इसको याद रख सकते हैं, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि यह भी त्योहार जो है ये केरल का है। कौन कौन सा? ओणम और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, वैसे खाली नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसका नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वह हॉकी से है। ठीक, अब आगे आए, प्रमुख जनजातियों का बात करते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां वहां पाई जाती हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखने हैं, लेकिन कुछ जो मेन हैं वो याद रखें। एक तो आप देखेंगे अडियान करके है, आडियान, देखिए आडियान जनजाति,
दूसरा कम्मार जनजाति और तीसरा कुरामन जनजाति। कौन कौन सा? तो आडियार, इसके बाद कम्मार और इसके बाद कुरामन जनजाति। ठीक है, ये जनजातियां प्रमुख हैं। अब आते हैं दोस्तों, माहे जिला मैंने लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा जिला है। कौन? माहे। तो पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे माहे। वैसे सबसे बड़ा जिला कहे तो आप जानते हैं कि वह गुजरात में स्थित है, तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे अभी, गुजरात जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो माहे जिला सबसे छोटा भारत का जिला है। और दोस्तों क्या खासियत है इस जिले का आपको मैं बताऊं, चूंकि पौंडीचेरी आप जानते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। यनम एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो जो पौंडीचेरी है उसका एक जिला यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 2 जिले जिसमें से आप देखेंगे तो वह 2 जिले कौन कौन से हैं? एक पुदुचेरी है और एक कराईकल है। कौन कौन? पुदुचेरी और कराईकल। ये 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं। और जो इसका चौथा जिला माहे है ये पड़ता है केरल में। तो कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा, पुडुचेरी का कौन सा वह जिला है जो केरल में है स्थित है, तो आप कहेंगे माहे। और ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये सारे डिटेल आपको याद रखने हैं। आइए, आदि शंकराचार्य के बारे में आप बहुत जानते होंगे क्योंकि आप चारों धाम का नाम सुने हैं, सब कुछ सुने हैं। आदि शंकराचार्य जी का नाम हर कोई जानता है। उनका जन्म स्थान भी आप देखेंगे तो केरल राज्य है। और केरल राज्य में वो कौन सा स्थान है? तो कालडी। कालडी करके एक स्थान है केरल में, वहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है थुम्बा में स्थित है। ये आप देखेंगे तो थुम्बा स्थान है, पर जिला देखेंगे तो तिरुअनंतपुरम है। तिरुअनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। और उसी तिरुअनंतपुरम में आप देखेंगे तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा रोल है, इन्हें फादर ऑफ स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। कोई पूछे आपसे कि फादर ऑफ स्पेस सेंटर के नाम से किस पर्सन को जाना जाता है, तो आप कहेंगे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे केरल में। स्थान पूछ दे तो आप कहेंगे थुम्बा, और जिला पूछ दे तो तिरुअनंतपुरम। ठीक, अब आगे आइए बात करते हैं कालीकट बंदरगाह की। आप सुने होंगे कि जब एक यूरोपियन जो नाव लेकर चला था, यानी एक तरह से व्यापार के लिए, व्यापार के पर्पज से भारत आया था, क्योंकि आप जानते हैं इसे मसाला का भी राज्य कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। ये इलायची, काली मिर्च, इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये राज्य केरल। तो जब वह यूरोप से बोट लेकर के चला, जिसको हम कह रहे हैं वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का आप नाम सुने होंगे, जो कि 1498 में चला, तो 1497 में था, लेकिन जो भारत पहुंचा वो 1498 में पहुंचा। और किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह, यानी केरल के कोझिकोड जिले में स्थित जो कालीकट बंदरगाह है, या आप देखेंगे तो कालीकट का ही नाम कोझिकोड अब पड़ गया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने हैं। वहां पे स्थित एक पत्तन था जहां पे वास्को डिगामा 1498 में पहुंचता है। और दोस्तों ये 1498 में जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा हो, तो वहां पे वहां के एक राजा थे, जमोरियन, नाम सुने होंगे आप। वह राजा जमोरियन इसका यानी वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं और उसे लेकर के फिर आगे जो प्रक्रिया होती है व्यापार करने का, वो सारा आप वो करता है। और यही जैसे आप देखेंगे तो इसी लालच में, यानी जो यूरोपियन है अपने देश को धीरे 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 गुलाम भी बना लेते हैं। इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखें कि ये जो कालीकट बंदरगाह है इंपॉर्टेंट है। 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कहा जाता है कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पर्सन भी यही है। कौन? वास्को डिगामा। तो ये सारी बातें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे तो ये एक राज्य में बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत ही चीज़ों को सोच समझ के छाट के लिखना पड़ता है, क्योंकि सारे डिटेल लिखने लगेंगे तो आप छोड़ के भागने लगेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल है। इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों
अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।